डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैंने उस दिन आप लोगों को इतिहास विषय के बारे में पढ़ाया था। आज उससे आगे पढ़ेंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्टोरी। इसके जनक के बारे में तो मैं बताया था आप लोगों को, हेरोडोटस। यह हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। प्रारंभ को पढ़ेंगे, देख लीजिए। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृत भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें पशुपालन, कृषि तथा शिल्पकारी के साक्ष्य प्रमाण भी मिलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? हड़प्पा संस्कृति के पहले इसी प्रकार के और भी संस्कृति वहाँ मौजूद थे, जैसे पशुपालन, कृषि, शिल्पकारी के जो साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, उन्हीं के माध्यम से हम लोग उसके बारे में जान पाए। यहाँ बड़े आकार की संरचनाएं नहीं थी, बराबर थी और बस्तियां छोटी होती थी। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने तथा कुछ अन्य स्थानों को त्याग दिए जाने के संकेत मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, अर्थात क्रम अनुसार नहीं था। देखिए यहाँ पे आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां सिंधु और चेलिस्तान, थार रेगिस्तान से लाभ हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। आंकड़े हैं सिंध, चोलिस्तान बस्तियों की कुल संख्या है सिंध में 106, चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 थे, चोलिस्तान 37 थे। विकसित हड़प्पा स्थल 65 थे और चोलिस्तान 136 थे। नए स्थलों पर विकसित 43 और चोलिस्तान 132। हड़प्पा बस्तियां, चोलिस्तान बस्तियां खाली। त्याग दिए गए आरंभिक सिंध 29 थे और चोलिस्तान 33 थे। हड़प्पा स्थल। अब अपन लोग देखेंगे 1.2 निर्वाह के तरीके। किसके तरीके? निर्वाह के तरीके। मानचित्र 1 और 2 में हमने देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो ये था निर्वाह के तरीके। इन संस्कृतियों में कई ऐसे तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। क्या खाते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग? पेड़ पौधे के फल फूल। और यहाँ पर बताया है जानवरों, जिसमें मछली शामिल थे। इस प्रकार के भोजन करते थे। कौन? हड़प्पा वासी। जले अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं।
हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा के स्थानों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, बकरी, भेड़, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्रणाली विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए ध्यानों से संकेत मिलते हैं कि ये सारे जानवर पालतू थे। पालतू जानते हो? पशुपालन जिसे कहा जाता है। अपने जीविका चलाने के लिए लोग क्या करते? पशुओं का पालन करते थे, उसे बेचा जाता था या उसके माध्यम से कृषि कार्य किया जाता था। जंगली प्रजातियों जैसे वराह अर्थात सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हड़प्पा निवासी सोयाबीन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। यह ज्ञात नहीं था। इनके अलावा मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये सब क्या है? निर्वाह के तरीके। अब देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। कौन से प्रौद्योगिकी? कृषि प्रौद्योगिकी। अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मुहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां यह दर्शाती है कि उस काल में वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ भैंस, बैल भैंस। और इस प्रकार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। इसके पश्चात ही चेलिस्तान के कई स्थानों तथा बनवाली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन अर्थात राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें यहाँ उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शतुरगई नामक पहाड़ स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही घास से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुआंओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता। इसके अतिरिक्त धौलावीरा अर्थात गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। कहने का तात्पर्य क्या है? सुव्यवस्थित संस्कृति। कृषि कर लेते हैं तो कृषि करने के लिए क्या है? पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई करने के लिए, फिर फसल पक जाते हैं तो उसको काटने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में क्या है, कुछ अवशेष मिले जिसके माध्यम से हम लोगों को उस समय की जानकारी मिल पाया। किस समय की? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग
जान पाए कि उस समय के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे, किस प्रकार से फसलों को उत्पादन करते थे, कैसा रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा होता था। देख लीजिए पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। कैसे में पहचानेंगे कि ये किस समय की वस्तु है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंक्रीले, अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिनसे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलता जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो जाता था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। Andresta Maike, father excavations at मोहनजोदड़ो 1937 से उद्घृत है, अर्थात 1937 से। आजकल आप लोग देखते होंगे किसी के यहाँ क्या है, जाता। छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? जाता। उसके माध्यम से क्या किया जाता है? चावल या गेहूं को पिसान के रूप में पीसा जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय भी क्या है, पत्थरों का चक्कियां बनाया जाता था, जिसके माध्यम से अनाजों को पीसकर पिसान बनाया जाता था। इनके भी वहाँ अवशेष मिले हैं जो बलुआ पत्थर का बना होता था। अब लेकर चलता हूँ मोहनजोदड़ो की ओर, एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छा पहलू शहरी केंद्रों का विकास है। ऐसा ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, परंतु सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित है। एक छोटा परंतु ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। कैसा? दुर्ग, निचला शहर। इस दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। कच्ची ईंटों की चबूतरे पर दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर दीवार से घेरा गया था।
इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। यहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता है तो सिर्फ आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। एक बार चबूतरों के यथास्थल स्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार उसका कार्यान्वयन किया गया। नियोजन के लक्षणों में ईंटें शामिल है जिसे धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। एक निश्चित अनुपात में होती थी जहां उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। कच्चे ईंटें भी और पक्के ईंटें भी किसमें लाई गई थी? हड़प्पा बस्तियों के प्रयोग में लाया गया था। देखेंगे नालों का निर्माण। किसका निर्माण? नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। अभी देख रहे हैं दिल्ली में बारिश हो रहा है। कहाँ? दिल्ली में। और वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, जिसके कारण रोड में, कॉलोनी में पानी इकट्ठा हो जा रहा है। कई गाड़ियां वहाँ जाम हो जा रही है पानी वर्षा के कारण। लोगों को आने जाने में या रहने में असुविधा हो रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो शहर था, वहाँ की जो बस्तियां थी, वहाँ जल निकासी के लिए नालों का निर्माण किया गया था। इस शहर में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। अगर घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़कर निकालना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो ये था नालों का निर्माण। क्या समझे इससे? जल निकासी का मार्ग। गृह स्थापत्य दूसरा है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवास या भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, अर्थात रहने का स्थान। इन भवनों के बीच में बड़ा आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ऐसा माना जाता है कि आंगन खाना पकाने तथा कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। मुख्यतः गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ भूमि पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, अर्थात नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था, स्नान करने का साधन जो ईंटों के फर्श से बना होता था। इन स्नानागारों की नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। यहाँ कुछ घरों में दूसरे भाग तल या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के अवशेषों भी मिले हैं।
कई घरों में कुएं मिले जो अधिकांश एक ऐसे कक्षा में बनाए गए थे जिसमें बाहर से अंदर आया जा सकता था और जिसका प्रयोग राहगीरों, आने जाने वालों लोगों द्वारा किया जाता था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुआओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। कितनी थी? 700। तीसरा बिंदु है दुर्ग। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने निचले हिस्से सिर्फ शेष बचे हैं। इनके ऊपरी हिस्से लकड़ी से बने थे जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। इसके अलावा यह विशाल स्नानागार भी मिले हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों तरफ से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल में पहुंचने हेतु इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिस सम के गारे के उपयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इन जलाशयों के तीनों ओर कक्षा बने हुए थे जिनमें से एक कक्षा में एक बड़ा कुआं था। इस जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहा जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नान कक्ष बनाए गए थे। एक गलियारे के 2 और 4 स्नान कक्ष बने हुए थे। हर स्नान कक्षा से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिलती थी। इन संरचनाओं का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इन स्नानागारों का प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। नेक्स्ट डे को आगे बढ़ूंगा फिर मैं। आज के लिए प्रश्न है हमारा, नोट कर लीजिए आप लोग। तैयारी भी करना है, लिखकर दिखाना भी है, तब आगे बढ़ूंगा, नहीं तो यहीं पर विराम दे दूंगा। प्रश्न को हल करना है, लिखना है, तैयारी करना है। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? अभी तक नहीं बताए हैं विद्यार्थी। फर्स्ट डे को मैं प्रश्न दे चुका था इसको। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आहार में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे, इसे स्पष्ट कीजिए। और दीर्घ उत्तरी में हमारा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी में हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई? इस कार्य में किन पुरातत्व विदों का योगदान रहा? जॉन मार्शल के योगदान की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरी में हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इस सभ्यता के प्रमुख केंद्रों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, कई वर्षों से पूछा भी गया है।
तो आशा है आप सब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, तैयारी करेंगे, फिर उसके पश्चात मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से जचवाओगे, फिर आगे बढ़ूंगा कोर्स में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।